Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the class of IFRS 15 Revenue from Contract with Customers. सर हमने IFRS 15 Revenue from Contract with Customers का स्टैंडर्ड स्टार्ट किया था अपनी लास्ट 2 क्लासेस में. पहले तो मैं क्विक रिकैप करवाऊं कि हमने अपनी पिछली क्लासेस में IFRS 15 के हवाले से क्या बातें कवर की, फिर हम आज के एजेंडा को आगे लेकर चलते हैं. सर सबसे पहले IFRS 15 जिसका टाइटल था दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स यूज होगा, इसकी एप्लीकेशन होगी जब आप अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करो फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट विद योर कस्टमर्स. अगर सामने वाली काउंटर पार्टी आपकी कंपनी का कस्टमर नहीं है तो फिर उस केस में जो ट्रांजेक्शन होगी वो जरूरी नहीं कि वो IFRS 15 में वो किसी और रेलेवेंट स्टैंडर्ड में अकाउंट फॉर की जा रही होगी. IFRS 15 हमें रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल देता है. IFRS 15 हमें रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल की बात करता है. सबसे पहला स्टेप आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर. दूसरा स्टेप आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. तीसरा स्टेप डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस. चौथा स्टेप allocate transaction price to each performance obligation based on standalone selling price of each performance obligation. And step 5 recognize revenue as each performance obligation is satisfied. इन 5 स्टेप्स को फॉलो करते हुए मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम कस्टमर से अराइज होने वाले रेवेन्यू को IFRS 15 के तहत रिकॉर्ड कर रहा हूंगा. अपनी लास्ट 2 क्लासेस में हमने स्टेप 1 और स्टेप 2 को डिटेल में कवर किया और आज इंशाल्लाह हम स्टेप 3 पे बात करेंगे. लेकिन पहले अगेन रिकैप करें कि स्टेप 1 स्टेप 2 में हमने क्या बातें कवर की थी. सर स्टेप 1 में आपने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देखी थी कि कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज दैट क्रिएट इन्फोर्सेबल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन. It can be verbal, it can be written, it can be implied, depending upon the market norms, depending upon the market rules and regulation. जिस मार्केट में, जिस एरिया में, जिस जुरिस्डिक्शन में मैं ऑपरेट कर रहा हूँ वहां के जो भी नॉर्म्स हैं, वहां के जो भी रेगुलेशंस हैं, उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट वर्बल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है. एसेंस ये है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होना चाहिए. जरूरी बात यह है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होना चाहिए. IFRS 15 कहता है कि एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन मीट करने के लिए कम से कम उसमें ये 5 एट्रीब्यूट होने चाहिए. पार्टीज हैव अप्रूव्ड द कॉन्ट्रैक्ट एंड कमिटेड टू परफॉर्म. पार्टीज राइट टू गुड्स एंड सर्विसेज आर आइडेंटिफाइड. पेमेंट टर्म्स आर एस्टैब्लिश्ड. कॉन्ट्रैक्ट हैज कमर्शियल सब्सटेंस एंड इट इज प्रोबेबल दैट कंसिडरेशन विल बी रिसीव्ड. ये 5 एट्रीब्यूट्स अगर एक एग्रीमेंट में मौजूद हैं तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट IFRS 15 का कॉन्ट्रैक्ट समझा जाएगा और उस पर फिर हम मजीद रिमेनिंग स्टेप्स अप्लाई करेंगे. सर व्हाट इफ कि अगर किसी एग्रीमेंट में ये 5 में से कोई एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट मिसिंग हो और हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो जाए का मतलब है या तो पूरा हो जाए या टर्मिनेट हो जाए, तो फिर रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड होगा. सर उस केस में IFRS 15 कहता है कि अगर आपकी कोई एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट मिसिंग हो तो आप रेवेन्यू को रिकॉर्ड करोगे जब इन 2 में से कोई एक बात होगी. नंबर 1 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंप्लीट हो जाए, कंसिडरेशन रिसीव हो जाए और वो कंसिडरेशन नॉन रिफंडेबल हो. ये तीनों बातें हो जाए आप अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दो. या फिर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाए, कंसिडरेशन रिसीव हो जाए और वो कंसिडरेशन नॉन रिफंडेबल हो. इन दोनों में से कोई एक काम हो जाएगा, आप अपने पास अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देंगे. फिर मैंने एक बात बताई थी कि नो कॉन्ट्रैक्ट. अगर किसी एग्रीमेंट के तहत हर पार्टी के पास एवरी पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट has a right to terminate the wholly unperformed contract without compensating the other party, then there is no contract under IFRS 15. अगर किसी एग्रीमेंट में हर पार्टी के पास ये राइट है ना कि वो होली अनपरफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकती है विदाउट कंपनसेटिंग द अदर, तो अभी IFRS 15 का कॉन्ट्रैक्ट नहीं एग्जिस्ट करता है. सर इसके बाद स्टेप 1 में ही आपने कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन जैसे इंपॉर्टेंट एरिया या इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन की थी. पूरा IFRS 15 में मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन की है. अगर मैं तुम्हारा एग्जामिनर होता तो कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन पे बड़े जबरदस्त सवाल बना के टेस्ट कर सकता हूँ. हम भी इसके बहुत अच्छे सवाल टेस्ट करेंगे. कुछ इसकी प्रैक्टिस हमने की है लेकिन कुछ प्रैक्टिस अब इसके लेटर स्टेज पे लॉन्ग टर्म कंसेशन कॉन्ट्रैक्ट के साथ और बाकी चीजों के साथ कवर करेंगे. अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन क्या है. सर एक कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन फेज में है, सब्सिक्वेंटली आप उसके स्कोप को चेंज कर दें, सब्सिक्वेंटली आप उसकी प्राइस को चेंज कर दें या सब्सिक्वेंटली इन दोनों को ही चेंज कर दे और ये चेंज अप्रूव बाय द पार्टीज हो तो आपकी कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन का टॉपिक ट्रिगर हो रहा होगा. अगर मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स एंड सर्विसेज को ऐड कर दूं, लेस कर दूं, चेंज कर दूं, प्राइस को इंक्रीज कर दूं, डिक्रीज कर दूं या ये दोनों ही काम कर लूं और पार्टीज की अप्रूवल हो इस मॉडिफिकेशन में, तो कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग होगी. सर ये जो डायग्राम, ये जो समरी आपके सामने है ना, ये आपके जहनों में छपी होनी चाहिए, आपके जहनों में याद होनी चाहिए आपको कि कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग किस तरह से करनी है हमने. सर कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग के लिए आपने खुद से 2 सवाल करने. सबसे पहला सवाल, क्या मॉडिफिकेशन के नतीजे में एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं
क्या मॉडिफिकेशन के नतीजे में एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं और वो एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं? क्या मॉडिफिकेशन के नतीजे में एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं और वो एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को की डेफिनेशन मीट करते हैं? अगर जवाब आता है यस, तो अपने आप से अगला सवाल पूछोगे, क्या मॉडिफिकेशन के नतीजे में एडिशनल कंसीडरेशन है और वो एडिशनल कंसीडरेशन इन एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज की स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस को रिफ्लेक्ट करती है? क्या मॉडिफिकेशन के नतीजे में एडिशनल कंसीडरेशन है और वो एडिशनल कंसीडरेशन इन एडिशनल गुड्स की स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट करती है? जवाब आता है यस, आप इस कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन को एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर करोगे। आप इस कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन को एक बिल्कुल सेपरेट अलग कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर ट्रीट करोगे, इसे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के साथ मिक्स करके इसकी खिचड़ी नहीं बनाओगे। सर व्हाट इफ कि कॉन्ट्रैक्ट में एडिशनल गुड्स एंड सर्विस डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तो हो, लेकिन कंसीडरेशन ना हो, लेकिन कोई एडिशनल कंसीडरेशन ना हो, या फिर एडिशनल कंसीडरेशन हो भी तो वो मार्केट कंसीडरेशन को रिफ्लेक्ट ना करे, तो फिर आपने डायग्राम के इस हिस्से में आ जाना है। इस हिस्से में क्या था? टर्मिनेट द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिएट द न्यू कॉन्ट्रैक्ट। टर्मिनेट द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिएट द न्यू कॉन्ट्रैक्ट। किस तरह से? सर पुराने कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजिशन प्राइस का वो पोर्शन जो अभी तक रेवेन्यू के तौर पर रिकॉर्ड नहीं हुआ, पुराने कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजिशन प्राइस का वो पोर्शन जो अभी तक रेवेन्यू के तौर पर रिकॉर्ड नहीं हुआ, प्लस मॉडिफिकेशन के नतीजे में मिलने वाला एडिशनल रेवेन्यू, प्लस मॉडिफिकेशन के नतीजे में मिलने वाला एडिशनल रेवेन्यू। सर इन दोनों के टोटल को हम रिमेनिंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे अलोकेट कर देंगे। और आखिरी केस, सर व्हाट इफ कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन में एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज ही ना हो, या एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज हो भी अगर, तो वो डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन मीट ना करे, तो उस केस में आपने अपने एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में ही कोई एडजस्टमेंट करनी होगी, जिसे हम क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट का नाम दे रहे होंगे, तो इस डायग्राम को अच्छे से देखना, इस डायग्राम को इनफैक्ट आपने समझना भी है और इस समरी डायग्राम को अपने ज़हनों में महफूज करना है। फिर इसके बाद हम आते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 मैं समझता हूं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है रेवेन्यू रिकॉग्निशन को प्रॉपर्ली अकाउंट फॉर करने के लिए। रीजन बीइंग कि अगर तुमने अपने कॉन्ट्रैक्ट में सही तरह से परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को आइडेंटिफाई नहीं किया ना, तो क्या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन गलत आइडेंटिफाई होगी, अलोकेशन गलत होगी, रेवेन्यू गलत रिकॉग्नाइज होगा, सारा कुछ जो है ना आपका काम खराब हो जाएगा। स्टेप 2 एक थ्योरेटिकल स्टेप था, इस पे ज्यादा कोई मैं न्यूमेरिकल वगैरह तो नहीं कर सकता, लेकिन हमने लास्ट क्लास में इस पर अच्छी खासी डिस्कशन की थी कि आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस को आइडेंटिफाई करना है। अब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कहते किसको है? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कहते किसको है? सर एक कॉन्ट्रैक्ट में कस्टमर को जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रॉमिस किए जा रहे हैं ना, और वो डिस्टिंक्ट की डेफिनेशन मीट करते हैं, तो हर डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विस एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंसिडर किया जाएगा। एक कॉन्ट्रैक्ट में कस्टमर को जो वैल्यू प्रॉमिस की जा रही है इन द फॉर्म ऑफ गुड्स और सर्विसेज, हर डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विस एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंसिडर होगी। अगेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर कट मेंशन हो, या हो सकता है इंप्लाइड हो, हमारी पास्ट हिस्ट्री हमारी प्रैक्टिस की बेसिस पे इंप्लाइड हो। सर अगर एक कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए, अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए कोई काम करते हो, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे हमने एग्जांपल्स वगैरह भी दी थी लास्ट क्लास में। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए आप कोई काम करते हो जिसकी वजह से कस्टमर को कोई वैल्यू डिलीवर नहीं होती, जिसकी वजह से कस्टमर को कोई इकोनॉमिक बेनिफिट डिलीवर नहीं होता, तो ये चीज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है? सर वो चीज जो हमने क्लाइंट को डिलीवर करनी है, वो गुड्स एंड सर्विसेज जो कि क्लाइंट को मिलना है, वो इकोनॉमिक बेनिफिट जो कि क्लाइंट को मिलना है, ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन थी। अगेन ये तो मैं समझता हूँ कि रिलेटिवली आसान डेफिनेशन है। असल जो मसला है ना वो इस डिस्टिंक्ट के लफ्ज के अंदर है, असल जो कहानी है ना वो इस डिस्टिंक्ट के लफ्ज को समझना है कि आखिर ये डिस्टिंक्ट कहते किसको है। सर अब अगेन यहाँ हमारी जजमेंटल, हमारी जो है ना असेसमेंट, रेलेवेंट फैक्ट और सर्कमस्टांसेस के असेसमेंट और केस टू केस बेसिस पे हम अपनी जजमेंट्स और असेसमेंट को इस्तेमाल करेंगे और डिस्टिंक्ट का क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे। स्टैंडर्ड ये कहता है फर्स्ट 15 ये कहता है कि डिस्टिंक्ट की डेफिनेशन मीट होने के लिए दो क्राइटेरिया का मीट होना जरूरी है, और दोनों के दरमियान एंड है, यानी कि ये वाली बात और ये वाली बात दोनों एक साथ पूरी हो। नंबर 1, customer can benefit from the goods and service either on its own or together with other resources that are readily available to the customer. कस्टमर उन गुड्स एंड सर्विस से इकोनॉमिक बेनिफिट एंजॉय कर सके, या तो अपनी औकात में रहकर या अपनी कैपेसिटी में रहकर, या फिर अदर रिसोर्सेज जो कि कस्टमर के पास रेडीली अवेलेबल हो। इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आप एक नॉर्मल सिस्टम और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो एक अलग चीज थी, अगर आप एप्पल मैक का पीसी और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर परचेस करते हो तो वहां एक अलग बात थी। और दूसरा क्राइटेरिया क्या है? प्रॉमिस टू ट्रांसफर गुड्स और सर्विसेज सेपरेबल फ्रॉम अदर प्रॉमिस इन द कॉन्ट्रैक्ट।
आपकी गुड्स एंड सर्विस दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज से सेपरेबल हो। अब यहाँ हम एक जनरल डिस्कशन कर रहे थे कि एंटिटी एक गुड्स एंड सर्विस को एज इनपुट इस्तेमाल ना करे टू प्रोड्यूस कंबाइन आउटपुट। एक गुड्स एंड सर्विस दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज को सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई या कस्टमाइज ना कर रहे हो। एक गुड्स एंड सर्विस दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज पर हाईली डिपेंडेंट ना हो। बेसिकली अगेन ये हाईली जजमेंटल कॉल होगी। अपने रेलेवेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स, रेलेवेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को असेस करेंगे और केस टू केस बेसिस पे डिस्टिंक्ट का क्राइटेरिया अप्लाई कर रहे होंगे। तो ये तो कुछ डिस्कशन थी जो हमने लास्ट क्लास में देखी थी स्टेप 1 स्टेप 2 के हवाले से। आज की क्लास में हमने स्टेप 3 को स्टार्ट करना है। तो स्टेप 3 हमारे पास डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस। डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस एक कॉन्ट्रैक्ट में हमें गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट कस्टमर से जो भी पैसा मिलना है, एक कॉन्ट्रैक्ट में हमें गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट कस्टमर से जो भी कंसिडरेशन मिलनी है, दैट इज ट्रांजैक्शन प्राइस। मैं इसकी डेफिनेशन रीड करता हूं, फिर इस पे बात करते हैं। ट्रांजैक्शन प्राइस is the amount of consideration. Transaction price is the amount of consideration an entity expected to be entitled for in exchange for the goods and services. Transaction price is the amount of consideration entity expect to be entitled in exchange for the goods/services. Not amount calculated on behalf of third parties, for example sales tax. देखिए यहाँ क्या बात हो रही है, मैं आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ट्रांजैक्शन प्राइस की डेफिनेशन में पहले तो इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया एक्सपेक्टेड कंसीडरेशन, एक्सपेक्टेड अमाउंट दैट वी आर एक्सपेक्टिंग टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर। वो जो मैं कस्टमर से एक्सपेक्ट कर रहा हूं ना कि जो मुझे मिलेगा वो मेरी ट्रांजैक्शन प्राइस है। तो इन्होंने क्या जुमला इस्तेमाल किया है, एक्सपेक्टेड कंसीडरेशन का। अब देखिए मैं इसकी एग्जांपल, एक बड़ी अजीब सी एग्जांपल है लेकिन समझ आएगा हमें। भाई लेट्स से कि जो है ना आगा खान हॉस्पिटल में, लेट्स से कि आगा खान हॉस्पिटल में इमरजेंसी बेड के जो चार्जेस है ना, लेट्स से इमरजेंसी बेड के चार्जेस है 10,000 पर बेड पर नाइट। आगा खान हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी बेड के चार्जेस है 10,000 पर बेड पर नाइट, ठीक है। ये आगा खान की स्टेटेड चार्जेस हैं कि भाई अगर एक पेशेंट जो है ना इमरजेंसी बेड में एडमिट होता है तो उसको जो है ना 10,000 पर बेड पर नाइट चार्ज किया जा रहा है, ठीक हो गया। अब लेट्स से कि आगा खान के करीब में ना कोई ब्लास्ट हो जाता है, खुदा ना खास्ता आगा खान के करीब में कोई ब्लास्ट हो जाता है। गवर्नमेंट ये अनाउंस कर देती है कि भाई इस ब्लास्ट के जो भी इंजरीज हैं, इस ब्लास्ट के जो भी क्या कहते हैं वो है जो वह जख्मी हुए हैं, उनको आगा खान शिफ्ट किया जाए और जो भी खर्चा पानी होगी वो गवर्नमेंट आगा खान को रिम्बर्स कर रही होगी। आगा खान के इमरजेंसी बेड के चार्जेस स्टेटेड है, उनकी पॉलिसी उनके बोर्ड पे लिखे हुए हैं, उनके जो भी उनका मैनुअल वगैरह आता है उसमें लिखे हुए हैं 10,000 पर पेशेंट पर बेड। खुदा न खास्ता आगा खान के करीब में कोई ब्लास्ट होता है, गवर्नमेंट ये अनाउंस कर देती है कि भाई जितने भी पेशेंट्स हैं, जितने भी वो जख्मी लोग हैं ना, उनको आगा खान शिफ्ट कर दो, फिलहाल जो भी खर्चा होगा वो गवर्नमेंट रिम्बर्स करेगी, ठीक हो गया सर। अब इस केस में आगा खान ये नहीं करेगा, कि पेशेंट आते जा रहे हैं 10,000 मल्टीप्लाई पर पेशेंट मल्टीप्लाई पर बेड अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करता है। इस केस में आगा खान ये नहीं करेगा कि पेशेंट आते जा रहे हैं 10,000 मल्टीप्लाई पर बेड मल्टीप्लाई बाय पर नाइट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करती जाएगी, नहीं। इस केस में आगा खान क्या करेगा सर, इस केस में आगा खान असेस करेगा, इवैल्यूएट करेगा कि यार आज से पहले अगर कोई ऐसा इवेंट हुआ है तो गवर्नमेंट ने किस हद तक रेवेन्यू को रिम्बर्स किया, ये गवर्नमेंट ने किस हद तक हॉस्पिटल्स को रिम्बर्समेंट की। अगर आज से पहले गवर्नमेंट ने इस तरह की कोई अनाउंसमेंट की है तो गवर्नमेंट ने क्या अपनी कमिटमेंट को हमेशा पूरा किया है, या गवर्नमेंट ने कोई डिस्काउंट मांगा, या गवर्नमेंट ने कुछ पोर्शन रिम्बर्समेंट किया और कुछ पोर्शन वेव करवा दिया है। तो आगा खान क्या करेगा, इसे असेस करेगा, इवैल्यूएट करेगा। फॉर एग्जांपल आगा खान ने इवैल्यूएट किया कि गवर्नमेंट ने पास्ट में जब इस तरह की क्या कहते हैं अनाउंसमेंट की है ना, पास में इस तरह की जब कमिटमेंट की है ना, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि गवर्नमेंट ने जो है सिर्फ 70% ऑफ द अमाउंट रिम्बर्स किया। गवर्नमेंट ने सिर्फ 70% ऑफ द अमाउंट को रिम्बर्स किया है, तो आगा खान अपने पास रेवेन्यू भी 70% की हद तक रिकॉर्ड करेगा। वो अमाउंट जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मैं कस्टमर से रिकवर करूंगा, ये मेरा रेवेन्यू, ये मेरी ट्रांजैक्शन प्राइस है। भाई लेट्स से कि मैं अपना स्कूल चला, हमारे स्कूल में हर सब्जेक्ट की, हर कोर्स की कोई ना कोई डिसाइडेड फी है, कोई ना कोई स्टेटेड फी है। कोई कोर्स 20,000 का है, कोई कोर्स 15,000 रुपए का है। क्या स्टूडेंट्स आते जाए मैं अपने पास रेवेन्यू रिकॉर्ड करता जाऊं, क्या मैं अपनी ट्रांजैक्शन प्राइस 15,000 20,000 पे सेट करता जाऊं? द आंसर इज नो। रीजन भी मुझे मालूम है कि कुछ स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप पे भी आएंगे
कुछ स्टूडेंट डिस्काउंट भी मांगेंगे, कुछ स्टूडेंट्स वेटेड भी हो जाएंगे। तो इन सारी चीजों का इंपैक्ट इनकॉर्पोरेट करने के बाद जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मैं अपने कस्टमर से रिकवर कर सकूंगा, वो मेरे लिए ट्रांजेक्शन प्राइस कंसीडर किया जाएगा। तो आई होप कि ये एक्सपेक्टेड के लफ्ज को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। चाहे तो इस एग्जांपल को कॉपी कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने ट्रांजेक्शन प्राइस की डेफिनेशन क्या देखी? ट्रांजेक्शन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ कंसीडरेशन an entity expect to be entitled in exchange for the goods and services। अच्छा, फिर ब्रैकेट में एक और बात लिखी है, नॉट अमाउंट कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ द थर्ड पार्टीज, फॉर एग्जांपल सेल्स टैक्स। ये बड़ी आसान सी बात है। देखें प्रैक्टिकली होता क्या है, लेट्स से कि आपने 100 रुपए की गुड्स सेल की, लेट्स से आपने 100 रुपए की गुड्स सेल की और 100 रुपए की गुड्स पे 17% का सेल्स टैक्स चार्ज किया, 17% का सेल्स टैक्स चार्ज किया। यानी कि आपके पास जो टोटल कैश आ रहा होगा ना, आपके पास जो टोटल कैश आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा? सर हमारे पास टोटल कैश 117 का आ रहा होगा। क्या ये 117 पूरे हमारे? नहीं सर, इस 117 में से जो 17 रुपए है ना, इस 117 में से जो 17 रुपए है वो सेल्स टैक्स का अमाउंट है जो आपने गवर्नमेंट को पे करना है। तो सेल्स टैक्स पेबल अलग हो जाएगा 17 रुपए। जितना पोर्शन आपका है उतनी अमाउंट से आप अपने पास रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। अगर मैं कोई अपना अमाउंट कलेक्ट करता हूँ किसी और के बिहाफ पे, लाइक सेल्स टैक्स में रिकवर करता हूँ गवर्नमेंट के बिहाफ पे, वो मेरा पैसा नहीं है, मुझे गवर्नमेंट को पे करना है, तो मैं सेल्स टैक्स पेबल को अपनी ट्रांजेक्शन प्राइस का पार्ट नहीं बनाऊंगा, मेरी ट्रांजेक्शन प्राइस सिर्फ 100 रुपए होगी। तो आसान सी डेफिनेशन थी, ट्रांजेक्शन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ कंसीडरेशन an entity expect to be entitled for in exchange for the goods and services that is not amount collected on behalf of the third parties, for example sales tax। अब इस स्टेप 3 में हमें 4 चीजों को कंसिडर करना है, 4 फैक्टर्स पे बात करनी है और हमारी ट्रांजेक्शन प्राइस को हमें अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना होगा। ट्रांजेक्शन प्राइस may be affected by the nature, timing and the amount of consideration। Consider the following। 4 चीजों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे जो हमारी ट्रांजेक्शन प्राइस के स्टेप में कोई ना कोई रोल प्ले करेगी। नंबर 1 नॉन कैश कंसिडरेशन, नंबर 2 सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, नंबर 3 कंसिडरेशन पेबल टू द कस्टमर, एंड नंबर 4 वेरिएबल कंसिडरेशन। इन 4 चीजों पे हम अपनी आने वाली स्लाइड्स में चीजें कवर करेंगे और इन 4 चीजों का जिक्र करेंगे कि ये हमारी ट्रांजेक्शन प्राइस पे क्या क्या इंपैक्ट क्रिएट कर रही होगी।